जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10th के प्रीतम एकेडमी द्वारा एक मॉडल सेट तैयार किया गया है, जो कि आप देख सकते हो। ये क्या है? ये सेट 1 है। ठीक है, हम लोग अपने से एक मॉडल सेट तैयार किए हैं, जिसपे हम लोग आज पूरी की पूरी इस वीडियो पे बात करेंगे। और इस पे आपको टोटल 18 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, यानी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं मिलेगा, यानी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, आप देखिएगा, जरूर देखिएगा कि दामोदर सर ने बोला आप लोगों को कि ये क्वेश्चन लड़ेगा, और ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप बता सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस पीडीएफ से आपका क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और हम लोग टोटल कितना 5 सेट बनाने का सोच रहे हैं। यदि आप लोग कमेंट भारी मात्रा में करते हो तो 5 सेट जरूर आएगा। हालांकि हम लोग अभी एक सेट और एक सेट हम लोग बन के तैयार हो चुका है, यानी 2 सेट हम लोग बना के रेडी कर चुके हैं। तो 2 सेट आप लोग को देखने को अभी वीडियो मिलेगा। और यदि आप लोग कमेंट करते हो कि सर तीसरा पार्ट भी आए, चौथा पार्ट भी और 5वां पार्ट भी आए, तो हम लोग वो भी जल्दी से जल्दी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास है नहीं, क्योंकि एग्जाम 14 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और किन्हीं किन्हीं का 20 मार्च से भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसको मॉडिफाई किया गया और इस पे क्या क्या हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले आप देख सकते हो मॉडल पेपर आप जिस प्रकार से देखे थे, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, देखिए जिस प्रकार से आपका जैक वाला बनाता है एकदम हुबहू उसी प्रकार से मॉडिफाई किया गया है और उसी प्रकार से बनाया गया है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कितना है? 22 से 23, ये आपका सत्र है, यानी सेशन बोल सकता हूँ। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10वीं के लिए, कक्षा 10 किसका है? विषय विज्ञान का है। ठीक है, और समय किसका है? विज्ञान नहीं, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो समय आपका 1 घंटा 30 मिनट दिया गया है और पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स कितना है? 40 अंक का है। ठीक है, और जो कि आप देख सकते हो हर बार की तरह इस बार भी आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से उसको लिखना है, कितना का कितना अंक निर्धारित किया गया है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बस दोस्तों, को वीडियो स्टार्ट अब होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्या एक गुजारिश आप लोगों से कि आप लोग क्या कीजिए, प्रीतम एकेडमी चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। यानी इसका जो पार्ट 2 आएगा तो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहला यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर टोटल आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेगा, उसमें से आपको किसका 5 प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रकार से आपका एग्जाम में आएगा। जैसा आपका एग्जाम में पेपर रहेगा हुबहू उस प्रकार से इस पेपर को मॉडिफाई किया गया है, ताकि आप लोग एग्जाम के पेपर से परिचित हो जाएं। आप लोग एग्जाम के पेपर को देख ले कि किस प्रकार से एग्जाम का पेपर आएगा और आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इससे आप लोग को बहुत ही अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट को तैयार कर रहे हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो 2 नंबर के लिए आपको यहाँ पर देगी। ठीक है, 7 क्वेश्चन टोटल 2 नंबर का है, जिनमें हम लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर रेंडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि रेंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, रेंडर पेस्ट यानी क्या है। तो हम लोग देखिए आंसर देखते हैं कि पशुओं में प्लेग की बीमारी को रेंडर पेस्ट कहा जाता था। 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैली, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पशु मारे गए। और बस इतना तो आपको 2 लाइन आंसर देना है, 1 लाइन और 2 लाइन, तो आपको 2 नंबर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब और कहां प्रारंभ हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। कहां? इंग्लैंड में। बस आपको इंग्लैंड याद रखना है और क्वेश्चन को ही तो लिखना है इस प्रकार से, 18वीं शताब्दी और इंग्लैंड, ये 2 चीज आपको याद है तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 नंबर इसके में देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, अरे थोड़ा आगे हो गया, अच्छा हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधन के नाम लिखे। 2 ऊर्जा संसाधन के नाम लिखे इस प्रकार, क्योंकि आपका जियोग्राफी भी अटैच रहेगा तो इसी प्रकार से आपको जियोग्राफी का भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन खाली आपको जियोग्राफी को देखने को मिलेगा, लेकिन हालांकि हम लोग एसएसटी यानी आपका किसका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादातर टाइप किए हुए हैं।
ठीक है। तो पहले आप देख सकते हो घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधन के नाम लिखिए। ऊर्जा संसाधन तो आप घर में उपयोग क्या क्या करते हैं, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक द्रव्य प्राकृतिक गैस, यानी जिसमें आपकी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, वो गैस है एलपीजी। फिर क्या है, केरोसिन, यानी जो जिसके घर में चूल्हा जलता है कोयला से, वो क्या करते हैं, केरोसिन का उपयोग करते हैं। कोयला भी एक प्रकार का संसाधन है, घरों में उपयोग किए जाने वाले। लकड़ी भी है और भी बहुत सारे हैं। तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा और आपको 2 नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना पूछा है और इसका संस्थापक यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को किसने बनाया वो पूछा है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, बनाने वाला कौन है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ये आपको यहाँ याद रखना है, ए.ओ. ह्यूम। और ये 8th क्लास में भी आपको देखने को मिला होगा क्वेश्चन, क्योंकि 8th क्लास में जब मैं था तब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो अभी भी हालांकि बच्चों को देखने को ये क्वेश्चन मिलता ही है, ठीक है। तो 8th क्लास में भी आपका ये क्वेश्चन है, तो ये तो एकदम ऑब्वियसली याद होगा। और बोलेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखे। लोकतंत्र की 2 चुनौती को लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए 2 चुनौती क्या है। पहला चुनौती यहां पर देख सकते हो कि लोकतंत्र को वास्तविक रूप में कायम करने और मजबूत करने की चुनौती, ठीक है, ये एक चुनौती हो गया। फिर दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सभी वर्ग समूह तथा इलाकों तक विस्तार की चुनौती। हाँ, ठीक है, विस्तार की चुनौती। विस्तार यानी आपको फैलाना, जो आपको फैला सकते हो, ठीक है। लोकतंत्र की परिभाषा जो है कि लोगों द्वारा, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। तो इनकी 2 चुनौती ये हम लोग यहाँ पर देख लिए कि पहला तो कि उसको मजबूत बनाना है और कायम रखना है। लोकतंत्र जो हम लोग को निर्देश देता है वो उसका पालन करना है, ये चीज बताता है। और दूसरा हम लोग चुनौती क्या देख रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग को ये पहुंचाना है, फैलाना है बात को कि लोकतंत्र को फॉलो करें, ठीक है। ये 2 चुनौतियां, तो 2 चुनौतियां हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हम लोग को 2 नंबर देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। और 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मुद्रा यानी पैसा जो होता है वही। मुद्रा और साख, ये आपका किसमें, इकोनॉमी का चैप्टर है, ठीक है। इकोनॉमी का पहला या दूसरा चैप्टर होगा जिसमें आपको मुद्रा, साख ये सब देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपका एसएसटी का जितना भी बुक है सब में से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अधिकतर आपको किसका मिलेगा, अधिकतर आपको मिल जाएगा आपका हिस्ट्री से, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका आंसर पे। तो मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा को परिभाषित करने के लिए पहले हमको लिखना है कि किसी भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम से यानी लेन देन के माध्यम से मूल्य के समान मापक के संचार के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के रूप में कानूनी मान्यता देखिए, ठीक है। पहला कानूनी मान्यता अथवा शक्ति भी प्राप्त हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुद्रा कही जाती है, यानी उसको मुद्रा कहेंगे। सामान्यता स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है, ठीक है। सामान्यता क्या स्वीकृत मुद्रा का प्रधान गुण है, ठीक है। सामान्यता स्वीकृत मुद्रा का प्रधान गुण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना लिख देते तो आपको यहाँ पर कितना 2 नंबर देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि आपको जो बच्चा को शॉर्टकट लगे, जो अच्छा लगे, वो 7 में से किसी 5 उत्तर का आंसर दे। तो हम लोग आपको अभी 7 करा दे रहे हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप लोग ये कर लीजिएगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको हुबहू यही क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, 7 का 7 क्वेश्चन का आंसर याद कीजिएगा जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले आपको यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि पहले क्वेश्चन तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, उदारीकरण किसे बोलेंगे, ठीक है। उदारीकरण किसे कहेंगे, तो उदारीकरण का बहुत ही अच्छा एक उदाहरण के साथ आंसर है कि देख सकते हो, अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। उदारीकरण से तात्पर्य है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक क्या है नियंत्रण को अर्थव्यवस्था को क्या करना है,
अर्थव्यवस्था को मुक्ति करना है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक आंसर बता देना चाहता हूँ इसका कि आपको यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर दिया गया कि किसका क्वेश्चन क्या है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हो, तो आपको और एक प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे एज नॉलेज है। ठीक है, ये तो हम लोग टाइप करवा दिए बुक के लैंग्वेज में, लेकिन आप इसी प्रकार भी लिख सकते हो कि सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो कि सरकार द्वारा प्रतिबंधों एवं अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका खंड क खत्म होता है। खंड क यानी जो 2 नंबर वाला आंसर था वो आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पर आप मैंने टोटल करा दिया और 7 में से किन्हीं 5 उत्तर आपको एग्जाम में देना है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। अब खंड ख शुरू होगा। अब खंड ख जो होता है वो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। ये आपका कितना 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसमें से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है, यानी यहाँ पर भी आपको कितना 7 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना प्रश्न देखने को मिलेगा? 7 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और इनमें से हम लोग कितना आंसर कितना देना है? आंसर हम लोग को ओनली 5 का आंसर देना है। चलिए देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर 8वां नंबर में देख सकते हो कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, तो चलिए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो कॉर्न लॉ क्या है कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादनों की मांग बढ़ गई। ऐसी स्थिति में स्थानीय बड़े भूस्वामी, यहाँ पर बहुत स्वामी नहीं भूस्वामी हुआ। ठीक है, स्थानीय बड़े भूस्वामियों के लाभ के उद्देश्य सरकार पर दबाव डाला कि मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी जाए। ठीक है, बड़े भूस्वामी क्या किए कि सरकार पर दबाव किए कि मक्के के आयात पर क्या कर दी जाए, रोक लगा दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस कानून के लागू होने से देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई। खाद्यान्न माने खाने वाला जो सामान है वो सब कमी होने लगी। जो मक्का सामान बनता है वो उनकी कमी होने लगी। ठीक है, जब मक्का की खेती करने में रोक लगा दी जाए तो मक्का आएगा कहां से, और मक्का जब नहीं आएगा तो मक्का से जितना बनने वाला सामान है वो हम लोग को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यही बात है यहाँ पर कि इस कानून के लागू होने से मतलब किसका, कॉर्न लॉ के लागू होने से हम लोग को क्या हो रहा है, देश में खाद्यान्न की कमी हो गई और क्या है तथा इनकी कीमत में भारी वृद्धि हो गई। और इनकी कीमत भारी वृद्धि हो गई, यानी आपका जब आपका मक्का उगाया नहीं जाएगा तो जितने लोगों के पास 2 बोरा 4 बोरा जितना बोरा ही उनके पास ये मक्का होगा वो तो डबल रेट में बेचेंगे, क्योंकि उनको तो अब मिलने वाला है नहीं। उनके पास ही बस अब दुकानदार जो पहले से लेकर रखे उनके पास ही अब मक्का है। बाकी तो किसान लोग क्या कर रहे हैं, मक्का का खेती नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण हम लोग को क्या होगा, मक्का का नहीं मिल पाएगा। तो इन्हीं कारण से क्या हो रहा था कि हम लोग का जो मक्का का रेट है वो क्या डबल देखने को मिल रहा था, यानी वृद्धि हो गया। मक्का की कीमत में क्या हो, भारी वृद्धि देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों में क्या परेशान उद्योगपति जो उद्योगपति लोग थे वो तो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हम लोग को मक्का देखने को नहीं मिल रहा था और रेट क्या हो गया था, डबल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो परेशानी की बात है ही। तो क्या है, ऊंची कीमत से परेशान उद्योगपति तथा स्थानीय निवासियों के विरोध में चलाते सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा। यानी हम लोग को तो यदि सरकार कोई कानून बनाती है और जिससे जनता को प्रॉब्लम हो तो वो क्या कर देगा, सरकार को उन कानून को हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार बना है, ना कि सरकार द्वारा जनता। तो जनता का बात उनको मानना ही पड़ेगा। जो जनता को प्रॉब्लम होगा, जिस कानून से सरकार लागू करता है वो कानून से यदि जनता को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वो क्या करेंगे, उन कानून को हटाना पड़ेगा, उन कानून को वो दूर कर देंगे। ठीक है, तो मक्का का जो कानून था कॉर्न लॉ, वो क्या पाबंदी लगाया था, उस पाबंदी को हटा दिया गया और क्या किया, फिर से जिस प्रकार से मक्का का खेती हो रहा था वो फिर से होने लगा। और यहाँ से मक्का का जितना भी कॉर्न लॉ का जो ये है विवरण है यहाँ पर खत्म होता है और आपको यहाँ पर 3 नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छा समझ आ गया होगा। किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते हैं कि सर इस जगह पे मुझे प्रॉब्लम है, मैं उनका भी सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गए। क्यों?
क्यों, मतलब ये जो हैसियत पर पहुंच गए थे वो क्यों पहुंचे थे, क्यों सूरत बंदरगाह, ठीक है, 18वीं सदी में। और संक्षेप में उत्तर देना है आपको, संक्षेप में, मैंने ज्यादा बड़ा में नहीं देना, संक्षेप में आपको छोटा सा आंसर देना है जो कि आपका 3 नंबर में सुटेबल हो। तो ठीक है, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर तैयार किए हैं, 3 पॉइंट तैयार कर दिए, और 3 पॉइंट आप लिख देते हो तो आपको 3-4 पॉइंट है, ठीक है, 4 पॉइंट कर दिया, आप 3 पॉइंट भी लिख देते हो तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले हम लोग देख लेते हैं आंसर पे। तो आंसर क्या है कि निम्नलिखित कारण से हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह का हास्य पर पहुंच गया था, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर देख सकते हो, 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी, ठीक है। 18वीं सदी में जो 18वीं सदी के अंत तक क्या हो रही थी, यूरोप की जितने भी कंपनियां थी उनका क्या शक्ति बढ़ने लगा था, उनका ताकत बढ़ने लगा था, ठीक है। उनके स्थानीय दबाव से कई तरह की क्या रियायतों और व्यापार पर क्या है इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब जितना भी ये कंपनियां हैं वो क्या दबाव डालने लगी, जिससे रियायतें और क्या इजारेदारी क्या अधिकार प्राप्त करने लगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट देख सकते हो कि कोलकाता और मुंबई नए उद्योग केंद्र के रूप में उभरे चमके सूरज जैसे विकसित व्यापारिक केंद्र अपना महत्व खोने लगे। मतलब जितना भी व्यापारी लोग थे वो अपना क्या करने लगे, जितना भी कंपनियां मुंबई में आ गई थी, कोलकाता में आ गई थी, जिसके कारण व्यापारी अपना जो महत्व था वो धीरे धीरे खोने लगे थे, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आप यहाँ, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, थर्ड पॉइंट क्या है कि इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। जितने भी अब नया बंदरगाह जब आ जाएगा वहां पर आपका बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर ट्रांसपोर्ट करने लगेगी, तो आपका जो पहली वाली बंदरगाह है, पुराने बंदरगाह, वो तो ऑब्वियसली स्लो हो ही जाएगा, वहां पर उतना लोग नहीं देखने को मिलेगा। उसी प्रकार वहां पर क्या हो गया, वो गिरावट हो गया, वो कमजोर पड़ने लगा, ठीक है। जहां से होने वाली निर्यात में क्या है, कमी आ गई। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमको लग रहा है कि जहां से होने वाली क्या है, निर्यात में नाटक की कमी आ गई। सर यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर हमको सेंटेंस सुटेबल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इस पे आप देख लीजिएगा। हम लोग का वेबसाइट पे www.pritamacademy.com पे आप लोग देख सकते हो, वहां पर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेंशन ना ले। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो, इसलिए हम लोग 4 पॉइंट बनाते हैं। कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो चौथा पॉइंट आपके पास एक ऑप्शन हमेशा रहेगा, ठीक है। तो चौथा हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, उपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत से पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया। यानी मैं तो बोला ही, जो आपका पुराना बंदरगाह जो था, अब नया कोई बंदरगाह आएगा, नया चीज आ जाएगा, तो ऑब्वियसली सब लोग क्या करते हैं, नया चीज को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, नया चीज को मतलब यूज करना चाहते हैं, तो नया चीज को देखने लगे, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, पुराना बंदरगाह जितना था वो ठप पड़ने लगा, पुराना बंदरगाह का ज्यादा उपयोग नहीं होने लगा, ठीक है। तो उपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत से पुराने बंदरगाह की जहाज के आगे नए बंदरगाह का महत्व बढ़ने लगा। जहाज नहीं है, जगह है, ठीक है। पुराने बंदरगाह की जगह नए बंदरगाह का महत्व क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इस प्रकार सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक क्या हो गया, हास्य तक पहुंच गए, हास्य, ठीक है, हंसिए नहीं होगा, हास्य होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है हम लोग के टेक्निकल टीम के द्वारा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूं कि कहां पर मिस्टेक है, कहां पर नहीं, तो थोड़ा आप लोग ये रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उनके उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। तो यहाँ पर भारत का बहुत सारा खाद्य फसल है जो भारत में उगाया जाता है। क्वेश्चन तो इस प्रकार से बोला है कि भारत के खाद्य फसल का नाम बताएं, माने भारत में जितने प्रकार के खाद्य फसल को उगाया जाता है, खाने वाला फसल को उगाया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा, जितने भी है उनका उपयोग हम लोग करते हैं खाने में, तो उनका एक नाम लिखना है और उनको उगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या भौगोलिक परिस्थिति की, कौन सा महीना में किया जाता है, कौन सा सीजन में किया जाता है, वो सब हम लोग को लिखना है। और आपको यहाँ पर 3 नंबर की देखने को मिलेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगले साल 2022 में जो क्लास 10 का एग्जाम हुआ था उसमें आपको इस प्रकार से ही दिया था कि चावल के भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं। आपको यहाँ पर देखने को मिला है, वहां पर दिया है कि चावल एक भारत का खाद्य फसल है, तो इसको विवरण करें और तथा उसके उगाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाएं। तो चावल का जो किस प्रकार से उगाया जाता है, किस महीने में उगाया जाता है,
क्या कुछ इसमें करना पड़ता है, सब चीज हम लोग को लिखना पड़ा था और हम लोग उसको बताए थे अच्छे तरीके से। तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी था। तो उस प्रकार से यहाँ भी एक क्वेश्चन उसी को पलट के थोड़ा उल्टा करके दिया है। तो क्या दिया है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसको उगाने के लिए 2 भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण करें। 2 पूछा है, वहां पर सिर्फ आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा तो वहां पर बोलेगा कि भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें, यानी 2 नहीं बोलेगा। यहाँ पर 2 बोल रहा है, यानी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन उस प्रकार से आपको आंसर देना है। देखा जाए कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो हम लोग 5 नंबर वाला आंसर क्यों लिखने जाए, हम लोग कम ही लिखेंगे और वो नंबर को हासिल करेंगे ताकि हम लोग का टाइम बचे। ठीक है, यही तो बुद्धिमानी की काम होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिखना है। बस हम लोग क्या करेंगे, भारत के खाद्य फसल का नाम पूछा है तो हम लोग चावल का ही एक उदाहरण लेंगे, क्योंकि चावल हम लोग 2-3 साल से वो तैयारी करवा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से हम लोग को मार्क्स देता है, तो इसलिए हम लोग चावल को ही देंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है। लिखना है हम लोग को कि भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल का नाम चावल है, या फिर लिखेंगे चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है। ये दोनों में से आपको इस प्रकार से लिखना है सेंटेंस को। उसके बाद फिर लिखना है चावल को उगाने के लिए, या फिर चावल को उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है और इस प्रकार से डैश देना है। और आपका पॉइंट, जो पॉइंट देख रहे हो, ये सबको ब्लैक से करना है और जो ये लाइनिंग है ये सबको आपको क्या करना है, ब्लू से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लिखे है आप कि चावल को उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है, इसको आपको ब्लैक से अंडरलाइन करना है और ब्लू से आपको पेन से लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे तो आपका हाईलाइट होगा और आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। मैंने कॉपी भी तो अच्छा दिखना चाहिए, सिर्फ लिख के भर देने से नहीं होता है। कहानी जैसा हम लोग को नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को कॉपी देखते ही पसंद आ जाए और वो हंसते खेलते नंबर दे आपको। आपका कॉपी पूरा अच्छा से पढ़ेगा भी नहीं, आपको नंबर और राइटिंग और लिखने का तरीका से आपको नंबर मिले। ठीक है, इस प्रकार से भी कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको हर तरह का ध्यान रखना है। ठीक है, और इस प्रकार से मॉडिफाई करके लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको किस प्रकार से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ये आप ना भूलें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कि चावल को उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों या आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। और पहला दशा यहाँ पर देख सकते हो कि चावल की खेती के लिए जलोढ़ या डेल्टा मृदा उपयोग है। डेल्टा मृदा यानी उसी को जलोढ़ मृदा बोलते हैं। डेल्टा मृदा भी लिख सकते हो और जलोढ़ मृदा भी आप लिख सकते हो, तो आप जलोढ़ मृदा लिखना ज्यादा ये बेटर होगा। आपको कोई ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चावल को उगाने के लिए किस मृदा का उपयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जलोढ़ मृदा। और अरे क्वेश्चन जलोढ़ मृदा से बनता है कि भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा का नाम क्या है, तो जलोढ़ मृदा। 70% आपका जलोढ़ मृदा भारत में देखने को मिलता है। 30% ये वगैरह वगैरह जो मृदा है वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया, एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया कि 70% ही होगा। आप एक बार देख लीजिएगा कितना परसेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है कितना परसेंट मृदा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पहला स्टार्ट होता है कि चावल की खेती के लिए जलोढ़ मृदा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और या फिर लिख सकते हो चावल की खेती के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त होता है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर है कि चावल की खेती के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए तथा तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, सेल्सियस से कम होना चाहिए और 30 डिग्री से कम होना चाहिए। कितना, 27 डिग्री से अधिक और 30 डिग्री से कम, इतना होना चाहिए। ठीक है, 27 से 30 डिग्री भी आप लिख सकते हो कि 27 से अधिक और 30 डिग्री से कम, या फिर 30 डिग्री से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देख सकते हो कि धान की खेती के लिए धान यानी चावल, तो चावल की खेती के लिए पौधे तैयार करना, रोपण व पानी में डूबे हुए खेतों पर पहुंचने का कार्य मजदूरों की सहायता से ही कराया जाता है। अतः चावल की खेती ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां क्या है, सस्ते दरों पर श्रमिक उपलब्ध हो। सस्ते दरों में यानी जहां पर कम पैसा में आपका श्रमिक काम करता हो, जो आपका आदमी लोग होता है वो कम रेट में काम करता हो। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर खत्म होता है। अब फिर आप लोग को यहाँ पर राजनीतिक दल यानी आपका सिविक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है, राजनीतिक विज्ञान से आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, कि राजनीतिक दल के सुधार के उपाय के बारे में बताइए। ये आपको तीन नंबर देगा, ये आपको कितना 3 नंबर देगा, तो आपको कितना 4 पॉइंट यहाँ पर देखने को शायद मिल रहा होगा। कितना पॉइंट लिखा गया है, हाँ आपको 5 पॉइंट यहाँ पर लिख दिया गया। आप किसी का 3 पॉइंट उठा के लिख दीजिएगा, कोई भी 3 पॉइंट लिख देते हो तो आपको आंसर का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला आपको आंसर इस प्रकार से लिखोगे कि राजनीतिक दल के राजनीतिक दलों में सुधार निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है, क्या की जाती है। ठीक है, और आपको पॉइंट वाइज लिखना है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र होनी चाहिए, दलों में आंतरिक लोकतंत्र होने चाहिए। फिर है दल बदल और बहुबदल पर नियंत्रण करने के लिए भ्रष्टाचारी और अपराधी तत्वों से क्या परहेज करना चाहिए। फिर आपको लिखना है कि उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति में
क्या है, पारदर्शिक रखनी चाहिए, पारदर्शित रखनी चाहिए, ठीक है, और पारदर्शिता रखनी चाहिए, ठीक है, पारदर्शी नहीं पारदर्शिता रखनी चाहिए। और फिर आपका यहाँ पर और 2 पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट लिख दे तो फिर भी आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, लेकिन और भी 2 हम लोग एक्स्ट्रा देके रखते हैं, ताकि क्या होता है कि बच्चे यदि कोई पॉइंट भूल जाए तो ये पॉइंट आपको याद जरूर होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इमरजेंसी केस में आपका जो काम आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर और एक पॉइंट है कि दलों को, एक मिनट, हाँ, दलों को अपने विचारधारा पर कायम रखना चाहिए तथा क्या है, दल बदल को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित माने किसी भी चीज को लेकर क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित यानी आपका उसको क्या बोल सकता हूँ, उनकी हौसला को बढ़ाना चाहिए कि कोई काम होना चाहिए तो उनको सभी एक जगह जुट होकर उसके हौसला को बढ़ाएंगे और सभी एकजुट होकर वो काम को करेंगे। यही क्या है, प्रोत्साहित, यही प्रोत्साहित है, ठीक है। उनकी जो प्रोत्साहन को बढ़ाना चाहिए, बस यही बात है, ठीक है। उसके बाद अनेक पॉइंट लिखा गया है कि महिला तथा समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। प्रतिनिधित्व यानी सम्मान हो सकता है आपका, प्रतिनिधित्व यानी सभी को वो मौका मिलना चाहिए, जो वहां का लीडर वो सभी को मिलना चाहिए। कोई यदि नेता बन रहा है तो सब, ऐसा बात नहीं कि नेता का बेटा ही सिर्फ नेता बने या फिर नेता का जो परिवार है वही नेता बने। जितना भी जनता में आदमी होता है, उस दल में जितना भी आदमी रहता है, सभी को मौका मिलना चाहिए। वही बोला है कि महिला तथा समाज के सभी वर्गों को क्या प्रतिनिधित्व देना चाहिए, सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका टोटल कितना 11 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट है जो, तो आप अभी वीडियो देख रही हो, हम लोग को तो प्रीतम एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन हम लोग का ऑफिशियल एक वेबसाइट भी है जो क्रोम पे है, गूगल क्रोम पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अभी नए हो तो हम लोग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक हम लोग के वेबसाइट पे विजिट नहीं किए तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो pritamacademy.com लिखोगे तो भी आ जाएगा, या फिर लिखना है www.pritamacademy.com और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। या फिर आप लिख नहीं पा रहे हो तो क्या कर लीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, ये पीडीएफ नहीं है, वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म पे पहले ही बना हुआ देखने को मिल जाएगा, ये अपलोडेड है, ठीक है। आप लोगों को कोई पीडीएफ का जरूरत नहीं है, कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, बस उस वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट में आपको देखने को अपलोडेड देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे जितने भी पोस्ट है अभी तक हम लोग जो कराए हैं वो धीरे धीरे वहां पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप जाके देख सकते हो, जो देखना चाहते हैं, ठीक है, जाके देख सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन क्या है, शासन व्यवस्था है। वैध शासन व्यवस्था मतलब किस प्रकार से एक शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, किस प्रकार से वो काम करती है, क्या है वो हम लोग यहाँ पर आंसर में देना है, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, चूंकि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लोकतंत्र को परिभाषा दिया कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन क्या है, लोकतंत्र है। यानी जनता द्वारा, हम लोग के द्वारा ही जनता का शासन, हम लोग के द्वारा ही हम लोग के किसी एक प्रतिनिधि को हम लोग को उठाना है, किसी एक व्यक्ति को लीडर बनाना है, और किसके लिए, हम लोग के लिए, हम लोग को ही एक अच्छा कानून बनाना है, जिसके लिए हम लोग लोकतंत्र को क्या करते हैं, संगठित करते हैं, उन्हें बनाते हैं, ठीक है। तो जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन यानी जनता हम लोग पे जो शासन करे वो उनके लिए जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यही तो लोकतंत्र है, यही डिफिनेशन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि लोकतंत्र चूंकि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा संचालित होती है, अतः यह एक वैध शासन व्यवस्था है। ये क्या है, एक वैध शासन व्यवस्था है। क्या है, प्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है। प्रतिनिधि यानी जो लीडर है, लीडर का चुनाव कौन करता है, हम लोग में से सब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, इनको वोट दो, और वोट देने के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रतिनिधि बनाते हैं, ठीक है। अतः इसके चुनाव पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके जिसको लीडर बनाएंगे उसके वो यदि अच्छा काम करे तो हम लोग क्या किसी प्रकार से उस पर सवाल नहीं उठा सकते, किसी प्रकार का हम लोग जवाब नहीं दे सकते। लेकिन वो गलत काम करे तो हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग का हक है। तो अतः इसके चुनाव पर कोई सवाल, चुनाव में हम लोग किसी प्रकार कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी निर्णय एक निश्चित क्या है, निश्चित कायदे कानून होगा, ठीक है। यहाँ पर कायदे कानून के अनुसार किया जाता है, ठीक है। नियम कानून एक होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, लोकतंत्र का पालन करते हैं। लोकतंत्र में बहुत सारा चुनौती है, बहुत सारा आपका
नियम नियम है जिसको हम लोग पालन करना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलेंगे एक प्रकार का नियम कि हम लोग की देश के राष्ट्रध्वज को क्या करना पड़ता है, सलामी करना पड़ता है, उसका रक्षा करना पड़ता है, उसको वैल्यू देना पड़ता है। तो ये भी क्या है, एक लोकतंत्र में शामिल ये है। ठीक है, सभी जितना भी प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं सबको सम्मान करना चाहिए, सबको अच्छे से बात करना चाहिए। ये भी क्या है, लोकतंत्र का ये है। तो वही नियम कानून में हम लोग को चलना पड़ता है। ठीक है, और इसमें देर भले ही हो सकती है, परंतु निर्णय की वैधता को क्या है, प्रगत नहीं किया जा सकता है। इसमें मतलब जो भी निर्णय लिया जाता है थोड़ा लेट लिया जा सकता है, लेकिन ये जो गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा और किसी प्रकार का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा, ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विकास में ऋण की भूमि की विश्लेषण कीजिए। ऋण की भूमि को विश्लेषण करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करना है, यानी विश्लेषण कर रहा है कि ऋण की भूमिका क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं, पहला यहाँ पर क में देख सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास में ऋण का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। व्यापारी उद्यमी, किसान तथा आम जनता बैंक से ऋण लेकर आर्थिक कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी हम लोग बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और जो काम हम लोग नहीं कर पाते लोन लेके वो काम करते हैं। वो बिजनेस, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बैंक से लोन ले लेगा और बिजनेस को स्टार्ट करेगा, और उनसे जो धीरे धीरे पैसा बनते जाएगा वो पैसा क्या करेगा, वो धीरे धीरे पे करते जाएगा। यानी आपको धीरे धीरे देना है, एक बार में आपको नहीं देना है। ठीक है, यही क्या है, लोन का एक फायदा है। ठीक है, लेकिन लोन बहुत ही खराब चीज है, ये अच्छी चीज नहीं होती है। ठीक है, यदि आप सही से पहले मतलब समय से पहले पेमेंट कर देते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन नहीं कर पाते तो फिर ये ऋण क्या हो जाती है, बहुत ही एक बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, तो ऋण एक तरह से बहुत अच्छी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बहुत गंदी भी है। ठीक है, तो ऋण लेकर आर्थिक कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करता है। हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक कार्यों को बढ़ाने में प्रयास करते हैं, किससे, ऋण के द्वारा। ठीक है, इनके आर्थिक विकास से क्या है, प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति आय तथा राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय और क्या होगा, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, किससे, आर्थिक विकास से। ठीक है, चलिए फिर ख नंबर पे देखते हैं। ख नंबर क्या है कि ऋण लेकर उद्यमी यानी जो व्यक्ति, तो व्यक्ति में हम लिख सकते हैं कि ऋण लेकर व्यक्ति नए कारखाने कारखाने लगाते हैं जिसमें लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। नए कारखाने, हम लोग एक फैक्ट्री खोल देते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। जैसे 200 लोग जरूरत है हम लोग को, एक कारखाना खोल दिया, हम ऋण ले लिए बैंक से और एक कारखाना खोल दिया, उसमें हम लोग को 250 आदमी चाहिए, तो 250 आदमी को तो काम मिल जाएगा। ठीक है, 250 आदमी को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, बैंक को भी क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेगा, वो नोल तो देगा। सिर्फ आपको 2 लाख नोल दे दिया तो वो 2 लाख तो नहीं लेगा, 2 लाख की जगह 4% 5% बढ़ा के वो नोल आपका हर महीना में लेगा। ठीक है, तो उसको बैंक को भी फायदा होगा। ठीक है, इस प्रकार से वो लोग भी अपना क्या करते हैं, पूंजी को और अपने लाभ को बढ़ाते हैं। ठीक है, ग नंबर देख सकते हो, किसान खाद्य बीज कृषि यंत्र इत्यादि आवश्यकता को ऋण लेकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं और करते भी हैं। मतलब क्या करते हैं, जो किसान आधुनिक भारत में जो अभी कृषि करने के लिए जो चीज उठा है वो नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज नहीं ले पा रहे, तो क्या कर सकते हैं, वो लोग ऋण ले लेंगे, किससे, ऋण लेंगे बैंक से, और वो चीज को लेकर और अपने खेती को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उनको लाभ प्राप्त होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होने पे वो क्या कर देंगे, आप जो ऋण लेंगे वो धीरे धीरे वो क्या कर देंगे, शोध देंगे, यानी वो ऋण को खत्म धीरे धीरे दे देंगे और खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से देते देते वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, समय पर संसाधन का प्रयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ाता है कौन, किसान। बीज, अच्छा बीज ले आएगा, कृषि यंत्र जो अभी नया आधुनिक कृषि यंत्र है उनका उपयोग करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा, उत्पादन को बढ़ा सकता है। ठीक है, संसाधन का हम लोग उपयोग करेंगे तो इससे देश के खाद्यान्न की जरूरत की पूर्ति हो सकती है। खाद्यान्न में जो अभी कमी है वो क्या होगा, पूर्ति हो जाएगा और काम जल्दी जल्दी होने लगेगा, क्योंकि आधुनिक कृषि यंत्र बहुत जल्दी जल्दी काम को करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और ये 3 लिखने के बाद आपको ये लिख देना है कि इस तरह से ऋण क्या है, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, ऋण के शर्तों को उल्लेख करें। ठीक है, ऋण का क्या क्या शर्त है, मतलब ऋण लेने पे हम लोग को क्या क्या शर्त बोलता है कि कब क्या करना है, किस प्रकार से पैसा देना है, कितने दिन में देना है, वो शर्त सब हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि ऋण के शर्त निम्नलिखित बातों पर शामिल किया जाता है। ठीक है, शामिल किया जाता है या फिर ऋण के निम्नलिखित शर्त हैं और लिख देना है। और आपको यहाँ पर 5 शर्त देख सकते हो, लिख देना है कि ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर, सामर्थ्य, ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके और ऋण की अवधि। ठीक है, ऋण की अवधि, इतना खाली आपको देना है और आपका ऋण आप ले सकते हो। ठीक है, इतना कुछ आपके पास है, इतना कुछ आप कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऋण ले सकते हो। चलिए अब खंड 100 पे आते हैं। ठीक है, यानी आपका खंड ग होगा, 100 नहीं, खंड ग। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, यानी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपका मॉडल पेपर जिस प्रकार से उस प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पर आपका 5 प्रश्न का उत्तर देना है और एग्जाम में भी इस प्रकार से देखा जाएगा। यानी आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है और आपको तीन प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपका 5 प्रश्न दिया गया है, 3 का ही आंसर सिर्फ देना है। ठीक है, आप चूज कर लीजिए कि कौन सा आपका क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता है, कौन सा आंसर आपको सुटेबल लग रहा है, वो लिखना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की निर्यात आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की निर्यात आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किया। पहला प्रयास उसका क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को क्या किया, पेशगी के रूप में, पेशगी मतलब बोल सकते हो उपहार के रूप में कर्जा दिया और इस प्रकार उन्होंने बुनकर की अस्थायी रूप से कर्जा में क्या कर दिया, जाल में फंसा लिया। यानी मैं आपको क्या कर दूंगा, एक प्रकार में बता सकता हूं कि मैं आपको 10 रुपया ऋण दे दिया। ठीक है, कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुमको 10 रुपया दे दूंगा और तुम क्या कर दो, ऋण के रूप में दूंगा, मतलब आपको प्राइस में उपहार के रूप में तो दे रहा हूं, लेकिन बाद में क्या बोलूंगा कि मैंने तुमको 10 रुपया दिया था, मुझे 10 रुपया वापस करो। लेकिन आपका 10 रुपया कमाई नहीं है, आप 2 रुपया कमाते हो। ठीक है, तो आप 10 रुपया मेरे को दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप 10 रुपया मेरे को नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप 2 रुपया कमाते ही हो, आप 10 रुपया कैसे दे पाओगे। जब नहीं दे पाओगे तो क्या बोलेगा कि चल मेरे अंडर में तू काम कर, अब मेरा कंपनी को तू संभाल। इस प्रकार से वो लोग बोलने लगेगा और क्या इस प्रकार से क्या किया, जितने भी व्यक्ति ऋण लिए थे वो क्या किसके कब्जे में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के कब्जे में आ गए थे। ठीक है, और कंपनी ने वेतनभोगी गुमास्तों की नियुक्ति को जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे। यानी कौन इनको निगरानी में और बुनकरों द्वारा बनाए गए रेशम के कपड़े पर निगरानी रखते थे। ठीक है, क्या करते थे, गुमसातों की नियुक्ति पे कपास की उत्पादन भी करते थे। इन कामों में उन लोगों को क्या कर दिया था, उलझा दिया था, लगा दिया था। ठीक है, अब फिर आपका यहाँ पर देख सकते हो क्या है कि वे ये देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनी तथा स्थानीय भारतीय व्यापारियों के लिए काम तो नहीं करते हैं। ये उनका क्या काम था। ठीक है, किनका काम था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय बुनकरों और सूती रेशमी कपड़े की निर्यात की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन जो कारण देख सकते हो, ये सब उन लोगों ने क्या किया, इन कारणों का उपयोग किया, इन कारण को किया। ठीक है, अब क्या है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किन कारणों से लोकतंत्र को अनुशासन में बेहतर बनाया गया है। ठीक है, किन कारणों से लोकतंत्र को अनुशासन में बेहतर बनाया गया है। तो लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बनाया गया है क्योंकि इन शासन प्रणाली की व्यवस्था के कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सा गुण पाया जाता है जो कि अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है, वो हम लोग को लिखना है। तो देखिए, पहला तो यहाँ पर देख सकते हो कि जनमत पर आधारित शासन, पहले यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है जनमत पर आधारित शासन, और यहाँ पर आपको डैश देके लिखना है कि यह शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, फिर है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, डैश देना है और आपको लिखना है कि लोकतंत्र में वैध तरीके से जनता
जनता सरकार चुनती है, वैध वैध यानी एक अच्छे तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार जो अपनी जनता को चुनती है, अपने सरकार को जनता अपने सरकार को चुनती है। अतः सरकार की जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सरकार जन कल्याण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदारी होती है, तो वो जनता के प्रति होती है। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता का पोषण। ठीक है, अब लिखना है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि का भेदभाव नहीं किया जाता। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा क्या है, मतलब मना करता है कि किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। जाति, वंश, रंग, लिंग, धर्म, इन किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, ये लोकतंत्र बोलता है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। सभी नागरिक को अपने विचार, भाषण, सभा इत्यादि रखने की छूट दी जाती है। सभी जैसे लोकतंत्र के प्रति कुछ बोलना चाहता है तो सभी को बोलने दिया जाता है। सभी अपना भाषण रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं और सभा का आयोजित कर सकते हैं। ये उनका क्या है, हक है, उनको ये छूट दी जाती है। ठीक है, लोकतंत्र के द्वारा। फिर यहाँ पर देख सकते हो क्या है कि व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। व्यक्ति की गरिमा यानी अपना आत्मसम्मान जो है, एगो सम्मान होता है खुद का, उसमें वृद्धि। तो इनमें सभी नागरिक को सम्मान माना जाता है। समान माना जाता है, यानी एक समान माना जाता है। ठीक है, इनमें सभी नागरिकों को एक समान माना जाता है, यानी बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, सभी व्यक्ति को एक समान देखा जाता है, एक समान माना जाता है। सभी व्यक्ति की गरिमा के साथ जीते हैं। किसी को क्या है की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, भाषा, पेश इत्यादि का हो। जैसे मैंने अभी बोला कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका है कि विविधताओं में समानता, विविधताओं में सामंजस्य। ठीक है, विविधताओं में सामंजस्य ये क्या है कि यह टकराव को टालने का कार्य करता है, संभालने की तरीका देता है। ठीक है, और इनमें गलतियों को क्या है, सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में काफी विचार विमर्श के बाद क्या होता है, बाद निर्णय लिया जाता है। यानी यहाँ पर तो बोला गया है कि देर हो सकती है, लेकिन आपका कोई भी निर्णय है वो गलत नहीं लिया जाएगा, हमेशा सही लिया जाएगा। आपको भी, आपके प्रति भी सही लिया जाएगा और जो गलत करा उसके प्रति भी सही लिया जाएगा। ठीक है, जो सजा बनता है वो जो सजा के भागीदारी है उसको सजा भोगना पड़ेगा, और जिसको मतलब कोई सजा ना मिले, जो मैंने झूठा फंस गया है, उसको क्या कर देगा, रियायत में मैंने उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसको रियायत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देरी हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया जाएगा आपके साथ। उसके बाद ये तो हो गया कि काफी विचार विमर्श के बाद क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, जिसमें गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। आपको गलती सुधारने का भी यहाँ पर अवसर दिया जाता है। ठीक है, इसमें टकराव भी टल जाती है, जिससे यहाँ पर टकराव क्या हो जाती है, टल जाती है। अब चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि मुद्रा आवश्यकताओं के दौरान सहयोग की समस्या को किस प्रकार सो जाती है, उदाहरण देकर समझाइए। समस्या को किस प्रकार सो जाती है नहीं, यहाँ पर आपको सो जाती नहीं होगा। मुद्रा आवश्यकता के दौरान सहयोग की समस्या को किस प्रकार से सुलझाई जाती है, उदाहरण देकर समझाइए। सुलझाई होगा, यहाँ पर सो जाती नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता है। इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक है। क्या किसका होना आवश्यक है, दोहरे संयोग का होना आवश्यक है। अर्थात दो व्यक्ति के पास ऐसा वस्तु होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति कर सके, एक दूसरे का आवश्यकता पूरी कर सके। ठीक है, मतलब जिसे मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास 10 टीना
तेल है और मेरे पास 10 बोरा गेहूं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि तुम मेरा एक बोरा गेहूं ले लो और तुम मुझे क्या कर दो, 1 टीना तेल दे दो। जिससे क्या होगा, तुम्हारे घर में गेहूं का कमी है तो तुम्हारे घर में गेहूं का पूर्ति हो जाएगा, और मेरे घर में तेल की कमी है जिससे मेरा तेल की कमी पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से वस्तु का विनिमय यानी आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे हम लोग का एक दूसरे का जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है कि लेकिन वैवाहिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि असंभव ना हो तो कठिन आवश्यक है। ठीक है, कठिन अवश्य है यानी संभव ना हो लेकिन कठिन अवश्य है। ठीक है, और यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं है, एक वस्तु की वजह से मैं यहाँ पर गेहूं का उदाहरण लिया, मैंने तो देखा भी नहीं था उदाहरण, यहाँ पर मैंने ऐसे ही ले लिया था। यहाँ पर देखिए गेहूं का ही उदाहरण लिया गया है कि यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं है तथा वह कपड़े खरीदने चाहता है और दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं तथा वह चावल खरीदना चाहता है, ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास क्या था, गेहूं था और आपके पास टीना में तेल था। लेकिन मुझे एक टीना तेल नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 बोरा चीनी चाहिए, मुझे 1 बोरा चीनी की आवश्यकता है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, आपको गेहूं नहीं चाहिए, आपको 1 बोरा चावल की आवश्यकता है। तो इसमें से मेरे पास तो गेहूं है और आपके पास तेल है, लेकिन हमको चाहिए चीनी और आपको चाहिए क्या आपको चाहिए चावल, जो कि हम लोग के पास दोनों प्रकार की कोई सामान नहीं है, तो हम लोग का आपस में क्या होगा, वस्तु का विनिमय नहीं हो सकता, हम लोग आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर बोलना चाहता है। ठीक है, मुद्रा के प्रयोग में इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े खरीद सकता है। यानी हम लोग ये कर सकते हैं कि जिसको क्या चाहिए, मुद्रा, यानी जिसको मुद्रा नहीं चाहिए, जिसको गेहूं चाहिए, जैसे मेरे पास तो गेहूं है तो मैं क्या कर दूंगा, बाजार में बेच दूंगा और जिससे मुझे जो पैसा मिलेगा उस पैसा से मैं आप क्या खरीद सकता हूं, आपका 1 बोरा चीनी खरीद सकता हूं। और आपको क्या चाहिए, आपको 1 बोरा चावल चाहिए, तो आप अपना 10 टीना जो तेल है वो आप बाजार में बेच देते हो और आपके पास पैसा आ जाएगा, तो उस पैसे से आप क्या खरीद सकते हो, आप आपको क्या चाहिए, आपको तो 1 बोरा क्या चाहिए था, जो भी चाहिए था, तो वो आपको क्या जरूरत की मंद जो चीज है वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर खत्म होता है। वस्तु क्या है क्वेश्चन, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार से सुलझाती है। यानी पैसा देख सकते हो कि यदि हम लोग अपने आपस में लेन देन नहीं कर सकते हैं किसी वस्तु को, तो वो मुद्रा के द्वारा हम लोग उस वस्तु का पूर्ति कर सकते हैं, वो वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है, वो अपना वस्तु को बेच के जो मुद्रा मिलेगा उस मुद्रा से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पैसा से हम लोग अपने वस्तु का पूर्ति कर सकते हैं जो वस्तु हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है कि आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और ये जो समस्या है वो टल जाती है। ठीक है, चलिए अब लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ये इस पीडीएफ का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्य के नाम लिखे और गन्ना उत्पादक की भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। जैसे ऊपर में देख सकते हैं कि भारत की खाद्य फसल का नाम लिखिए और भौगोलिक परिस्थिति का विवरण करने बोल रहा था, तो हम लोग किसका उदाहरण लेकर कर दिए, चावल का उदाहरण लेकर कर दिए। लेकिन यहाँ पर बोल ही दिया है कि गन्ना का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है और किन किन राज्य में किया जा रहा है ये पूछा है। ठीक है, और किस प्रकार से किया जा रहा है ये पूछा है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो लिखना है आपको कि भारत में गन्ने की प्रमुख उत्पादन राज्य, और आपको डैश देना है और आपको लिख देना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। कौन कौन सा है, महाराष्ट्र पहला हो गया, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठा बिहार और सातवां हरियाणा इत्यादि लिख दीजिएगा। इत्यादि और भी किया जा सकता है कोई राज्यों में, लेकिन आपको इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। इत्यादि लिख दीजिएगा। ठीक है, इत्यादि या फिर आदि भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। ठीक है, और फिर लिखना है गन्ने के उत्पादन के लिए निम्न भौतिक परिस्थितियां या फिर निम्न भौतिक स्थितियां आवश्यक मानी जाती है, और डैश देना है और लिखना है इसकी इच्छा उपलब्ध के लिए, इसका इच्छा उपलब्ध की अच्छी उपजाऊ के लिए। ठीक है, उपलब्ध नहीं, इसकी अच्छी उपजाऊ के लिए, उपज या उपजाऊ दोनों एक समान होता है। ठीक है, तो उपज लिखो या फिर उपजाऊ लिखो, बात बराबर है कि इसकी उपज के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आदर्श माना जाता है।
कितना से कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री, यानी 10 डिग्री का फर्क है। इतना माना, इतना के बीच हम लोग का होना चाहिए, ठीक है, ये उचित माना जाता है। फिर क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होना चाहिए, वर्षा आवश्यक होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। फिर है कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई द्वारा कृषि करना अनिवार्य है, यानी आपका वर्षा नहीं हो पा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं से जो तालाब है, पोखर है, जो भी है, उससे आपको सिंचाई करके आपको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करके उस फसल को उगाना पड़ेगा, क्योंकि जल का आवश्यक, जल तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फिर क्या है, इसकी कृषि के लिए गहरी उपज चिकनी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। चिकनी या फिर दोमट मिट्टी दोनों बराबर है, चिकनी मिट्टी लिख दो या फिर दोमट मिट्टी, दोनों में से किसी एक मिट्टी को लिख दोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों लिख दोगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी में क्या की जाती है, उपजाऊ की जाती है, उगाई जाती है, ठीक है। दक्षिण भूभारत में काली लावायुक्त मिट्टी, दक्षिण भारत में जो काली लावायुक्त लावा जो विस्फोट होता है, किसमें विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वो जो लावा निकलता है, लावा युक्त जो मिट्टी होता है उसमें काला जो रहेगा, ठीक है, काला और लावा युक्त जो मिट्टी रहेगा, वो मिट्टी क्या है, इसके खाद्य के लिए अच्छी, इसके उत्पादन के लिए खाद्य फसल जो ये क्या है, गन्ना है, इसका क्या है, अच्छा उत्पादन की जा सकती है, किसमें, काली लवणीय युक्त मिट्टी में भी की जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख देना है और राज्यों का भी नाम लिख देना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा क्या है इत्यादि भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है 5 का 5 पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये पीडीएफ आपको अच्छा लगा, हम लोग द्वारा इस सेट का जो आप लोग के लिए तैयार किया जा रहा है, यदि आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर नेक्स्ट पार्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। जितना ज्यादा कमेंट आएगा, जितना जल्दी आप लोग कमेंट करोगे, उतना जल्दी आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा, यानी सेकंड सेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी भी बोलना चाहूंगा, जो प्रीतम एकेडमी पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नया यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हैं, अभी तक प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी पार्ट 2 यानी इसका जो पार्ट 2 है, सेट 2 अपलोड हो, आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग इस प्रकार से जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस प्रकार से सेम वीडियो आप वहां पर देख पाओ और नॉलेज गेन कर पाओ, और वो क्वेश्चन हो सके आपका एग्जाम में आ जाए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही गुजारिश रहेगी कि प्रीतम एकेडमी पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे हम लोग को कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ अच्छा चीज सीखने को मिला, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे इस वेबसाइट पे विजिट नहीं किया तो एक बार जाकर विजिट कर लीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ का लिंक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इस पीडीएफ को आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस पीडीएफ का लिंक सिर्फ आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। आप वहां पर जाके पीडीएफ नहीं, आपका पीडीएफ फॉर्म में आपका टाइप किया हुआ है, सिर्फ आपको वेबसाइट पे घुसना है और आपको पढ़ना है और निकलना है, ठीक है। जब भी आपको जरूरत पड़े pritamacademy.com सर्च कीजिए और बस घुस जाइए। थोड़ा सा नेट की जरूरत होगी, 1-2 MB बस खर्चा करना है और तुरंत घुस जाना है और पढ़ के फिर निकल जाना है, ठीक है। और पीडीएफ में क्या हो जाता है कि आप डाउनलोड करके रखते हो, फिर आपको खोजना पड़ेगा किस जगह पे है, अरे प्रीतम एकेडमी सर लोग दिए हैं नहीं दिए हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे हम लोग को ये सिस्टम हटाना पड़ा कि पीडीएफ दो, बच्चों को पीडीएफ लो, ठीक है। ये हटा दिए और क्या करती है, वेबसाइट बना दिया, और वेबसाइट पे एक बार अपलोड हो जाए तो आप 2 साल बाद भी खोलोगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन आपका एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके आपसे डिलीट हो गया तो फिर आपको फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक काम ना करे, पीडीएफ गायब हो जाए, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग क्या किए, वेबसाइट को क्रिएट कर दिए और वेबसाइट पे आपको एकदम अच्छी तरीके से, जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन के साथ वीडियो इसको टेक्स्ट से बनाया गया, उस प्रकार से वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।